Good afternoon. Welcome to our show, The Great Talk. I'm Dr. Mohammad Rafiq Faruqi, Editor-in-Chief, CA Media Group. Today, we are going to have conversation with Shri Atul Pramod Chandra Pathak ji, the renowned social worker from Surat in Gujarat, India. Sir, I would like to highly welcome you in our show. और आपने इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, हमारे टॉक शो में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सूरत में ही पैदा हुआ हूँ और 11 साल से उम्र से पब्लिक मूवमेंट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। माँ गुजरात आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद थोड़ा टाइम सर्वोदय प्रवृत्ति में रहा और इसके बाद कांग्रेस में जुड़ा। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के समय में मैं कांग्रेस में रहा। राष्ट्रीय कक्षा की अलग अलग पोस्ट पर भी मैं रहा और इसके बाद 1984 में मैंने कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से मैं दूर रहा और एजुकेशनल एक्टिविटी, हिंदी प्रचार और दूसरी सब चाइल्ड वेलफेयर और ये सब एक्टिविटी में मैं सक्रिय रहा और आज तक मैं ये सब कामों में सक्रिय हूँ। कांग्रेस छोड़ने के बाद भी मैंने इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी और ऐसी सोवियत संघ से जुड़ी हुई संस्थाओं में मैं सक्रिय रहा, लेकिन पॉलिटिकल किसी पार्टी में मैं रहा नहीं। मैंने आज तक अप्रोक्सीमेटली 40 पुस्तकें लिखी, अलग अलग सब्जेक्ट पर लिखी। जब जिस टाइम पर जो विचार आया उस टाइम पर वो सब्जेक्ट पर मैंने लिखा और तो कोई खास बात है नहीं। सोशल वर्क आज भी करता हूँ और जब टाइम मिले कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। जी, बहुत खूब, थैंक यू। सर, मैं ये चीज़ भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो संस्था है उसमें 19 महिलाओं के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो ये महिलाओं को एम्पावर करने के लिए ये जो प्रेरणा है, तो ये कहाँ से आपको मिली? ये इंस्टीट्यूशंस महिला विद्यालय मंडल वो स्कूल चलाती हैं और सिर्फ गर्ल्स स्कूल। करेक्ट। ये 1969 से ये 1916 से ये इंस्टीट्यूशन चलती है। एक स्कूल बढ़ती रहती है। इसमें पहले एक स्कूल से चालू किया और आज 19 स्कूल है। करेक्ट। और इसके साथ मैं वैसे ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मदर इसमें प्रिंसिपल थी और मेरे ग्रैंडफादर भी साथ में जुड़े हुए थे उससे पहले। और इसमें मैं भी बहुत सालों से 1980 से जुड़ गया हूँ और इसमें आज वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हर एक स्कूल में अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं, अलग अलग है चलते हैं। हमारी जो स्कूलें हैं इसमें 6 स्कूल ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मुस्लिम लड़की पढ़ती है और हिंदू लड़की है लेकिन बहुत कम है। 99% मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं और उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है ये स्कूलें इन लोगों को। आज शहर के अंदर की सभी स्कूलें बहुत डाउन जा रही है, एडमिशन कम हो रहा है। तो जो ये 2 एरिया के स्कूल हैं जो हरिपुरा में और शाहपुर में जो चलती है, जिसमें मुस्लिम लड़की ज़्यादा पढ़ती है, उसमें एडमिशन लेने की तकलीफ है, इतनी लड़कियां आ जाती हैं। दूसरी कई स्कूलें ऐसी हैं जिसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं आज और स्टूडेंट की संख्या कम होती रहती है शहर के अंदर के विस्तार। और ये विस्तार में जो
शाहपुर के जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम के हैं, उसमें खासी अच्छी सी संख्या में विद्यार्थी आते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर मुस्लिम। वो लोग भी अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ आप करते हैं और उसमें आपने अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बताया। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर एक महिला को हम अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ दे और एम्पावर करके उसको किसी न किसी रोज़गार में लगाए, तो इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि उनका रोज़गार का कुछ साधन बन जाए? हर एक को रोजगार का साधन तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, करेक्ट, लेकिन ऐसी महिला कांटेक्ट में आती है और इसने कोई ना कोई जगह पर इसको रोजगार देने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। सर मैं ये आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आप डिफरेंट विषय पे 40 किताबें अभी तक लिख चुके हैं, हाँ, तो ये जो किताबें लिखने का जो सिलसिला आपने स्टार्ट किया, ये कब से आपके माइंड में आया और अभी तक जो मेन हाँ। जिस किताब पे आपने लिखा है वो मेन टॉपिक उनके क्या रहे? अच्छा, मैंने 1978 से कुछ लिखना शुरू किया कि कुछ लिखे। मैंने पहली किताब गौपालकों की समस्या के बारे में, ओके, जो गाय को रखते हैं, इसमें कोई गाय के बारे में मीन्स इसकी कोई कम्युनल ये नहीं है, लेकिन इसको ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो कह सकते हैं कि भाई इन लोगों को क्या तकलीफ रहती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से इनको क्या कलरगत होती है, करेक्ट, और इनका प्रॉब्लम क्या रहता है। इनको गाय को पकड़ के ले जाते हैं, उसको प्रॉपर खाना देते नहीं हैं, और उस आज तो बहुत बदल चुका है सब कुछ, लेकिन उस टाइम पर जो चलता था कि इसके पास से 10 रुपया लेकर जो गाय का ये घास डालते थे, लेकिन 10 रुपया हर एक के पास से लिया जाता था और एक पिंजरे में 20 गाय रखते थे तो एक ही बंच डालते थे और हर एक के पास से 10 रुपया लेते थे और 10 रुपये का एक ही बंच डालते थे और गाय को बहुत ज़्यादा मारते थे ये पकड़ के ले जाने वाले। इन सब के बारे में मैंने कुछ मूवमेंट भी चलाई उस टाइम पर। इनका एक गौपालक यूनियन बनाया शहर में जी, और इसके बारे में, इनके प्रश्न के बारे में मैंने पुस्तक लिखी, वो सबसे पहली पुस्तक थी। आगे जाके कुछ और ऐसी बुक्स जिनको हाँ, लोगों ने एक प्रेरणा की तरह लिया? कुछ बुक्स लेफ्ट थिंकिंग के बारे में भी लिखी है, जिसमें भारत सोवियत मैत्री, जिसको जवाहरलाल नेहरू सोवियत, इसका नाम मैं भूल गया, लेकिन नेहरू सोवियत अवार्ड जो मुंबई में दिया जाता था, जी जी, वो भी इस पुस्तक को दिया गया है। ओके, और ये एक निडर छेदभाई नाम की पुस्तक लिखी, तो उसको गुजराती साहित्य परिषद का अवार्ड भी मिला। एक शिक्षण नो साथी नाम की पुस्तक लिखी, जिसको गुजरात साहित्य एकेडमी का अवार्ड भी मिला, और ऐसी थोड़ी किताबों को अवार्ड भी मिला। और लेफ्ट थिंकिंग के किताब तो भारत सोवियत मैत्री, स्टालिन द स्टालिन, और रिलीजियन इन यूएसएसआर, जो रशिया में धर्म का स्थान,
जिसको मैंने इंग्लिश में भी इसका ये किया था, रिलीजन इन यूएसएसआर, और इसकी गुजराती में रशिया में धर्म का स्थान, ऐसा गुजराती पुस्तक भी किया। और एक फिडेल कास्ट्रो के ऊपर पुस्तक लिखा। मैंने बहुत लोगों का जीवन चरित्र लिखा है, और गुजरात साहित्य संगम की ओर से श्रेष्ठ जीवन चरित्र लेखक का अवार्ड भी मुझे दिया गया, इंदुलाल याग्निक अवार्ड फॉर जीवन चरित्र। करेक्ट, लाइव बायोग्राफी। हाँ, करेक्ट। यहाँ पर मैं व्यूअर्स को एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में श्री अतुल जी के साथ हम बात कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि आज तक उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 40 बुक्स लिखी है, जिससे हर एक मानव जाति को इंस्पिरेशन भी मिली है, और साथ ही साथ इसमें से बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको नेशनल, इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्राइजेस भी मिले हैं। उसके लिए हम सर आपको दिल से we would like to mention many congratulations that you have given a huge contribution for the literature. आगे बढ़ते हैं सर, मोस्ट वेलकम सर। आगे बढ़ते हैं सर, आप अपने इंटरनेशनल जर्नीज या इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके साथ आप एसोसिएट रहे हैं, उस पे आप थोड़ी लाइट अप करें। देखिए, मैं 1991 तक ये सब एक्टिविटी में सक्रिय रहा। मैंने कोई आउट ऑफ इंडिया इतनी जर्नी नहीं की, नज़दीक के देश में ही जर्नी की है। मैं इधर श्रीलंका में थोड़ा टाइम रहा, बांग्लादेश में गया, और भूटान और नेपाल और ये सब गया। इससे बहुत ज़्यादा मैंने जर्नी नहीं की। लेकिन इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी जो कल्चरल एक्टिविटी है, दोनों देशों के बीच की रिलेशन डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, उससे मैं जुड़ा। इसी तरह इंडो GDR फ्रेंडशिप एसोसिएशन, उस टाइम पर, आज तो GDR का अस्तित्व ही नहीं रहा, लेकिन उस टाइम पर GDR एक इम्पोर्टेंट कंट्री था, और उसके साथ GDR मीन्स जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके एक्टिविटी के साथ भी मैं फ्रेंडशिप एसोसिएशन के साथ जुड़ा। और बल्गेरिया के भी इसी तरह से इंडो बल्गेरिया फॉर फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा। और अफगानिस्तान में जब 5 अप्रैल को क्रांति हुई 1978 में जी, इसके बाद जो तराक की सरकार आई, तो उसमें इन लोगों ने मुझे इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ अफगान प्रोग्रेसिव ग्रुप, जो इनके देश से काबुल की ओर से बनाया गया, और हर एक देश के प्रतिनिधि को जो प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंटेटिव्स को लिए गए, इसमें मुझे स्थान दिया गया था। और अफगानिस्तान के साथ भी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत एक्टिविटी की। करेक्ट। लेकिन ये सब एक्टिविटी 1991 में खत्म हो गई। करेक्ट। इसके बाद ऐसी कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी के साथ मैं नहीं जुड़ा। करेक्ट। सर, आगे बढ़ते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी के जो प्रिंसिपल्स हैं, आपकी ज़िंदगी के जो सिद्धांत है, यही मैं जानना चाहता हूँ कि व्यूअर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, एक इंस्पिरेशन मिले, आने वाली जो जनरेशन है उसको इंस्पिरेशन मिले कि श्री अतुल जी के क्या विचारधारा है, क्या सिद्धांत। देखिए, पहली बात तो ये है कि देश में सबसे महत्व की बात कौमी एकता है। करेक्ट। जो आज कम से कम हो गई, और कौमी एकता का एटमॉस्फेयर जो पहले था वो आज नहीं रहा। करेक्ट। वो किसी भी तरह से लाना चाहिए।
पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था अखिल भारतीय सांप्रदायिकता विरोधी समिति, जो दिल्ली से चलता था, और मैं इसका सेक्रेटरी रहा। और लेकिन आज इसका कोई महत्व नहीं रहा। इंस्टीट्यूशन है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है आज तो, लेकिन 1998 के बाद इसमें कोई एक्टिविटी खास चलती नहीं है, और कौमी एकता का एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज पहले ऐसा कोई पूछता भी नहीं था कि ये आदमी जो साथ में बैठा है वो मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या कौन है, इसकी कोई धर्मों की चर्चा भी नहीं। लेकिन आज तो हिंदू मुस्लिम का ये ब्राह्मण है या पाटीदार है या दलित है या कौन है, इसकी भी चर्चा होती है। और एकदम अंदर अंदर कम्युनल डिस्टेंस बढ़ गया। करेक्ट। वो सब दूर होना चाहिए। करेक्ट। देश की एकता तभी हो सकती है जब कम्युनल यूनिटी हो सकती है, बाकी राष्ट्र की एकता और किसी भी ढंग से हो नहीं सकती। और कल महिला दिन था, मैंने उधर भी कहा कि भाई इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं तो देश की यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की का शादी हो जाए तो एक पद्धति से ये यूनिटी ही होती है। इसमें इससे मैरिज ज़्यादा में ज़्यादा होता रहे तो देश की एकता के लिए इम्पोर्टेंस है। इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसको अभी तो ऐसा है कि इसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसके सामने विरोधी होता है। करेक्ट। ये गलत है। एब्सोल्युटली। सर, आपने बात की नेशनल यूनिटी की, कौमी एकता की बात की आपने, भारत की अखंडता की बात की आपने, तो कैसी ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए, कैसी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या सेमिनार्स करने चाहिए जिससे जो दिल दूर हो चुके हैं वो नज़दीक आए? आगे हम लोगों ने ऐसा सेमिनार किए भी हैं, जो कौमी एकता के सेमिनार इसको बोलते हैं। मैं तो कौमी एकता और राष्ट्र की अखंडता के बारे में कहें, इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा कि पूरे विश्व की अखंडता होनी चाहिए। यहाँ भारत, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान ऐसा क्यों होना चाहिए? ये तो हम लोगों ने ये सब बात को डिवाइड किया है। ये सब पूरा विश्व तो एक ही है। Correct. और इसमें इसे पार्ट क्यों होने चाहिए? एक ही स्टेट होना चाहिए जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। और यहाँ अमेरिका है, यहाँ रशिया है, यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ अफगानिस्तान है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में एक स्टेट होना चाहिए और जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सर, और मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड का हमने एक फेज देखा। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी आपने ऐसी ये जो पहली बार देखा, तो ये कोविड के टाइम पे किस तरह का रिएक्शन या रेस्पॉन्ड रहा आपका? कोविड के टाइम पर ये एक तो जो कोई गाइडलाइन दी जाती थी गवर्नमेंट की ओर से, करेक्ट, उसको चुस्त ढंग से फॉलो करना चाहिए। करेक्ट। उसको मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, और वो सब करने वालों को कम चांस रहता है कोविड होने का। करेक्ट। मुझे तो हो गया था उस टाइम पर भी, जब सेकंड वेव चालू हुआ था। इसमें थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में रहा और बाद में घर में आकर आइसोलेशन में रहा, तो ठीक हो गए बराबर।
लेकिन कोविड के टाइम पर किसी भी डॉक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके ख्याल नहीं था। करेक्ट। जिसको जो ख्याल में आए और ऊपर से जो कहा जाए उस ढंग से दवाई दी जाती थी, जिसके दवा का रिएक्शन भी बहुत आ जाता था। जो रेमडेसिविर दी जाती थी वो शुरू में इतनी जोर से रेमडेसिविर का मूवमेंट चला कि सबको देना चाहिए, इसको ब्लैक मार्केट होने लगा और ये सब। और बाद में थोड़े टाइम के बाद रेमडेसिविर पर बान आ गया और ये देनी ही नहीं चाहिए, ऐसा स्टैंड है। करेक्ट। तो ये इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था कि भाई कोरोना क्या है और कैसी दवा देनी चाहिए, वो कोई भी जानता है। एब्सोल्युटली। लेकिन ऐसा उसकी दवा से भी बहुत रिएक्शन आ जाता है और इतना रिएक्शन आ जाता है कि जिससे लोग मर भी जाते हैं। कई मेडिसिन ऐसी थी कि जिसमें लोग ठीक हो जाते थे और 15-20 दिन के बाद इनको हार्ट अटैक आ जाता था और वो चलता था। जिसको ये लोग कहते थे कि भाई कोविड के कारण कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन इनको हार्ट की कोई तकलीफ ही नहीं है। जिन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता था और हार्ट अटैक में वो चले जाते थे, ऐसा भी होता था। यही मेडिसिन का प्रॉपर ख्याल नहीं है तो कुछ भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ऐसा मैं तो सोचता हूँ। आगे बढ़ते सर, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप खुद एक राइटर रह चुके हैं, बल्कि अभी भी राइटिंग करते हैं, तो जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन का आज के ज़माने में नई जनरेशन को कितना इम्पोर्टेंस है, उसको आप थोड़ा इलाबरेट करिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मैं तो ये कहता हूँ कि आज जो एजुकेशन चलता है उसमें कितना नॉलेज मिलता है वो मालूम नहीं, लेकिन सर्विस मिलने में तो कोई गारंटी दे ही नहीं सकते कि भाई ये एजुकेशन लिया है तो ये सर्विस मिलेगी, ऐसे किसी को गारंटी नहीं दे सकते। करेक्ट। कुछ भी ज़्यादा में ज़्यादा एजुकेशन लेने वालों को भी सर्विस की कोई गारंटी नहीं है। और एजुकेशन में सिर्फ नॉलेज मिलता है, इनका अभिगम चेंज नहीं होता है। आज ऐसा सोचे कि भाई ये बहुत पढ़ा लिखा है तो इनकी सोच कम्युनल नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी भी वैसा ही सोचता है, जो नहीं पढ़ा है वो भी वैसा सोचता है। और एक ट्रेंड चलता है कि भाई सब इंजीनियरिंग में चले जाओ तो इंजीनियरिंग में चले जाओ, अच्छा है। फिर सब मेडिकल में जाने वाले हैं तो मेडिकल में चले जाएंगे, सब MBA होने गए तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इतने लोग पढ़ के क्या करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट। तो सरकार की ओर से ऐसा कुछ होना चाहिए कि भविष्य में 10 साल के बाद 5 साल के बाद कौन सी जगह में सर्विस मिल सकेगी, इसका कुछ सरकार को ख्याल होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और उस एजुकेशन को महत्व देना चाहिए। साफ कह देना चाहिए कि ये पढ़ोगे तो आपको सर्विस मिलेगी और दूसरा पढ़ना है तो आपको सर्विस मिले या ना मिले, आप क्या सोचना है। सिर्फ नॉलेज के बारे में पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन इसमें सर्विस की गारंटी हम नहीं दे सकते। और ये पढ़ोगे तो आपको 100% सर्विस मिल सकती है। ऐसा पहले USSR में था जी, लेकिन आज ऐसा इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। सर अंत में मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि श्री अतुल जी को किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है, आपको इंस्पायर क्या चीज़ कराती है? पहले तो मैं
मेरा इतना कोई पढ़ना लिखना था नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैंने जब पढ़ना शुरू किया करेक्ट। तो मैंने अलग अलग लोगों की बायोग्राफी पढ़ी, और इनमें से गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी मैंने बहुत कुछ, इनकी बुक्स भी मैंने बहुत पढ़ी। और अभी भी मैं अहमदाबाद गया था, यहाँ मुझे कहीं से बुक नहीं मिली, लेकिन अहमदाबाद गया तो नवचेतन में जाकर मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उधर से मैं लेके आया। करेक्ट। कि पुरानी बुक तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ये फिर से पढ़नी है। करेक्ट। करेक्ट। तो मैंने ये सब में से भी मुझे बहुत यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा, एक और विनोबा भावे में से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली जी इस तरह से। जी। सर, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड, आपका क्या पॉजिटिव मैसेज है देश के लिए और पूरे विश्व के लिए? मिलजुल के चलना, और इसमें क्या है कि जो मिलिट्री है, निशस्त्रीकरण जिसको कहते हैं, जी सर, वो होना चाहिए। पहले इसके लिए कोशिश भी होती थी, बातें भी होती थी। आज तो कुछ निशस्त्रीकरण की बात नहीं है। एटॉमिक एनर्जी को डेवलप किया जाता है। एटम बम बनाने में पहले तो इतने देश नहीं थे, आज तो सभी देशों के लिए पास एटम बम हो गए, और दुनिया की सेफ्टी रही नहीं। हर एक देश को मिलिट्री रखनी चाहिए, ये भी मैं तो नहीं मानता। मिलिट्री की ज़रूरत क्यों रहती है? क्योंकि अंदर अंदर लोग झगड़ना चाहते हैं, वॉर करना चाहते हैं, अपने अपने विस्तार बढ़ाना चाहते हैं, या आइडियोलॉजी बढ़ाना चाहते हैं। अगर दुनिया में एक ही राज रहेगा तो मिलिट्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मिलिट्री क्या है कि एक दूसरे को, जो टेररिस्ट एक्टिविटी चलती है वो अनऑफिशियल चलती है, मिलिट्री में ऑफिशियली एक दूसरे को मारते हैं। ये एक्टिविटी एक ही है। करेक्ट। तो आपका जो मैसेज यही है कि वॉर नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांति से विश्व चलना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। मैं व्यूअर्स को बताऊं कि वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद श्री अतुल जी, जिन्होंने आज हमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, किस तरह से वो सामाजिक काम भी करते हैं, एजुकेशन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही कि देश में अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए अखंडता, यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। वॉर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इसी के साथ हम ये बात को कंप्लीट करते हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन वंस अगेन ए स्पेशल थैंक्स। थैंक यू सो मच सर।